नमस्कार, मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित साथियों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की बेहतरीन प्रक्रिया जारी होगी। आपने देखा किस प्रकार से हमने नेशनल पार्क के संदर्भ में है, बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में है और टाइगर रिजर्व के संदर्भ में हमने बातचीत कर लिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपको ढेर सारे प्रश्न मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हमारे संस्था में चाहे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन की भी अगर बातचीत करें तो ऑफलाइन में आप देखेंगे तो गुरुकुल व्यवस्था के माध्यम से पढ़ाई हो रही है और इसके साथ साथ सामान्य जनरल बैच भी हमारे स्टार्ट हैं। तो आप लोग अगर शहर में हैं या शहर से अगर दूर हैं तो आप शहर में ज़रूर आइए और संस्था में विजिट करके क्लास लेना प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम सबसे पहले प्रयास करेंगे कि आपको जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बने वहाँ से चीज़ों को समझने का हम कार्य करें। तो एक टॉपिक इसी तरह आता है जिसे हम मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। इस टॉपिक के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, अगर समझा जाए तो कोई कठिन नहीं है, बस इसमें नाम समझने होते हैं, कौन कितना बड़ा है इसके विषय में थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता। ठीक है, तो आइए समझते हैं मरुस्थल होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, मरुस्थल क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्थल का वह भाग, ध्यान दीजिएगा, स्थल मंडल का वह भाग, स्थल मंडल का वह भाग जो कम वर्षा तथा असंगत तापमान, कम वर्षा तथा असंगत तापमान के द्वारा प्रभावित हो। ठीक है, मरुस्थल किसे कहते हैं तो यहाँ पर आपको समझना है कि स्थल मंडल का वह भाग जो कम वर्षा तथा असंगत तापमान के द्वारा प्रभावित हो, इस चीज़ को हमें समझना है। ठीक है, तो आखिर कम वर्षा क्या है? तो आइए सबसे पहले वर्षा की बात करें। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी मरुस्थल क्षेत्र होता है वहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है ना, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इस कारण मरुस्थल बनने का काम हो सकता है। दूसरा है असंगत तापमान। अगर हम तापमान की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि तापमान देखिए, एक होता है अधिक हो सकता है, अधिक तापमान हो सकता है, अधिक तापमान, और दूसरा जो है कम तापमान भी हो सकता है, कम तापमान। ठीक है, अर्थात तापमान के आधार पर ही हम मरुस्थल का विभाजन करते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं तापमान के आधार पर मरुस्थल क्या होते हैं? मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला ध्यान दीजिएगा, पहला आपका होता है गर्म मरुस्थल होता है, गर्म मरुस्थल होता है, और दूसरा ठंडा मरुस्थल होता है, दूसरा ठंडा मरुस्थल होता है। ठीक है, ये दो मरुस्थल हैं, गर्म मरुस्थल और ठंडा मरुस्थल। ठंडा मरुस्थल, ठीक है, ये दो मरुस्थल हुए। तो यहाँ पर एक बार फिर से समझिए, स्थल मंडल का वह भाग जो कम वर्षा तथा असंगत तापमान के द्वारा प्रभावित हों उसे मरुस्थल कहते हैं। जहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, टेम्परेचर मैक्सिमम भी हो सकता है, टेम्परेचर मिनिमम भी हो सकता है। टेम्परेचर के आधार पर ही हम लोग गर्म और ठंडे मरुस्थल की बात कर सकते हैं या विभाजन कर सकते हैं। आइए इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पृथ्वी पर ये हमने दो अलग अलग एक स्थान बनाए, एक को हमने कहा ए और दूसरे को हमने कहा बी। ठीक है, एक क्या हो गया, एक हो गया आपका ए, एक आपका हो गया ए हो गया,
और दूसरा क्या हो गया, बी हो गया, है ना। तो आइए इसको समझते हैं। जैसे ये आपका कोई स्थान है, प्लेस है, एक हो गया ए और दूसरा हो गया बी, ठीक है। तो इसमें क्या है, समानता दोनों में क्या है, समानता दोनों में क्या है, तो समानता ये है कम वर्षा, कम वर्षा दोनों में समानता हो गई, ठीक है। अब तापमान की अगर बात करें, तापमान की अगर बात करें तो देखिए एक होता है अधिक और एक होगा कम, ठीक है। मान लीजिए कि ए जो प्लेस है यहाँ पर तापमान क्या है, अधिक है, यहाँ पर तापमान अधिक है और यहाँ का तापमान क्या है, कम है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि स्थल का वह भाग जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ पर जो मरुस्थल होगा वो कैसा होगा, शुष्क होगा, रेतीला होगा। इसका मतलब ये है कि जो गर्म मरुस्थल होते हैं वो एरिड सैंडी डेजर्ट होते हैं, एरिड सैंडी डेजर्ट होते हैं, ये चीज़ आपको समझना है। और जहाँ का तापमान कम होगा वहाँ का मरुस्थल क्या होगा, ठीक है, बर्फीला होगा। कैसा होगा, बर्फीला होगा। इसका मतलब ये है कि जो रेतीला होगा वो गर्म मरुस्थल होगा, जो रेतीला होगा वो गर्म मरुस्थल होगा, जो बर्फीला होगा वो ठंडा मरुस्थल होगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक। अब मरुस्थल की कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी हैं। जैसे मरुस्थल की महत्वपूर्ण बातों में अगर हम यहाँ के जैवमंडल की बात करें, मरुस्थल के जैवमंडल की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ का जो जैवमंडल होता है उसमें खास तौर पे जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा पेड़ पौधे कैसे होंगे, बौने आकार के होंगे। कैसे होंगे, बौने आकार के होंगे, अर्थात पेड़ों की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। इसी प्रकार कैसे होंगे, झाड़ी नुमा होंगे, झाड़ी नुमा होंगे, ठीक। और कैसे होंगे, कटीले होंगे। कैसे होंगे, कटीले होंगे। लेकिन ये बौने आकार, झाड़ी नुमा और कटीले जो पेड़ पौधे होते हैं ये गर्म मरुस्थल के पेड़ पौधे माने जाते हैं। कैसे, गर्म मरुस्थल के पेड़ पौधे माने जाते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ उदाहरण अगर हम लोग देख लें तो जैसे खेजड़ी हो गया, खेजड़ी जो वृक्ष है राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, ध्यान दीजिएगा, खेजड़ी राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। इसी तरह कैक्टस हो गया, कैक्टस, नागफनी हो गया, नागफनी हो गया, ध्यान दीजिए, खेजड़ी, कैक्टस, नागफनी। खजूर, खजूर हो गया जिसे डेट पॉम कहते हैं, क्लियर है ना। तो खेजड़ी, कैक्टस, नागफनी, खजूर ये महत्वपूर्ण है जो रेगिस्तान अर्थात रेतीले रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ये चीज़ आपको समझना है। इसके अलावा अगर हम जीव जंतुओं की बात करें तो जीव जंतुओं में ज़्यादातर रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। कैसे, क्या पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स जो होते हैं वो उनकी जो त्वचा होती है, स्किन होती है जिसे मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुरदुरी होती है, रफ टफ होती है ना, बहुत ज़्यादा जो है ग्लोइंग मेम्ब्रेन नहीं रहती है, रफ टफ होती है, ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। तो इसमें जैसे आप बिच्छू भी देख सकते हैं, इसमें बिच्छखोपड़ा भी देख सकते हैं, लेज़ार्ड भी देख सकते हैं, ये सब चीज़ें इसमें आ सकती हैं। इसी तरह से जो है यहाँ का जो पाया जाने वाला सबसे प्रमुख जानवर है वो आपका होता है ऊंट। क्या होता है, ऊंट होता है, ठीक है। ऊंट होता है, लांबा होता है, क्या होता है, लांबा होता है, ठीक है। बहुत से लोग जो है रेगिस्तान में अपना पशुपालन में खास तौर पे भेड़ बकरी का भी पालन करते हैं, ठीक है, भेड़ और बकरी का भी पालन करते हैं, क्योंकि इन दोनों का, भेड़ और बकरी का भी गुजर बसर इन झाड़ी नुमा कैक्टस या बौने आकार के पेड़ पौधों से हो जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ऊंट है। लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि जो रेतीला मरुस्थल है यहाँ पर पाया जाने वाला जो ऊंट होता है वो एक कुबड़ का ऊंट होता है, एक कुबड़ वाला ऊंट होता है ना, एक कुबड़ वाला ऊंट होता है। इस एक कुबड़ वाले ऊंट को हम क्या कहते हैं, गर्म रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो ये चीज़ें आप सभी लोग समझ रहे हैं, ये सभी रेतीले मरुस्थल के लिए बातचीत हो गई। अब इसके बाद इसमें आगे समझिए
जो गर्म मरुस्थल हैं यानी हॉट डेजर्ट हैं, जो हॉट डेजर्ट है, ध्यान दीजिएगा, जो गर्म मरुस्थल होता है, हॉट डेजर्ट जो होता है, ये हमारे पृथ्वी पर 20 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड में ही पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहें कि मरुस्थल हम हर जगह देख लें तो ऐसा नहीं है। गर्म रेतीले मरुस्थल हमारी पृथ्वी में 20 से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य में ही पाए जाएंगे। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। अब इसके उदाहरण अगर हम लोग देखें, एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो पहला उदाहरण अगर हम देखें, विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल कौन सा है? तो आप देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप विजिट कर सकते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू मैप के माध्यम से आप विजिट कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, जैसे हमने डायग्राम बनाया, तो इस डायग्राम में आपको मिल जाएगा कौन सा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल मिल जाएगा। ये जो मरुस्थल है इसे कहते हैं सहारा। कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल है। ठीक, इसी प्रकार से अगर आप अफ्रीका के साउथ में आएंगे तो एक और मरुस्थल मिलेगा जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। पहले इन दो उदाहरण के विषय में हम बातचीत करते हैं। सबसे पहला सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल, प्रश्न अगर आ जाए कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेतीला मरुस्थल कौन सा है, तो आपको बताना है सहारा मरुस्थल। ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेतीला मरुस्थल, गर्म रेतीला मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेतीला मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, जो उत्तर मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है, नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका में ये पाया जाता है। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं कि यहाँ से चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, दूसरा एक उदाहरण देखिए, इसमें क्या है? कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी जो मरुस्थल है ये अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा है। अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। ध्यान दीजिए, कहाँ का? अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सेकेंड बिगेस्ट आपका क्या है? डेजर्ट है। ये जो मरुस्थल है ये नामीबिया, बोत्सवाना तथा साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक साउथ अफ्रीका, इन तीनों देशों में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों में है, जिसमें आप बोत्सवाना बता सकते हो, नामीबिया बता सकते हो और साउथ अफ्रीका बता सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली जो जनजाति है उसको बर्बरा कहते हैं। बर्बरा जनजाति यहाँ की मुख्य जनजाति है। और कालाहारी मरुस्थल में जो जनजाति पाई जाती है उसे बुशमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? बुशमैन कहते हैं, बुशमैन जनजाति। तो इनको भी अगर आप साथ साथ याद रखोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हॉट डेजर्ट में 2 एग्जाम्पल आपने अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देख लिए। इसके बाद आइए हम लोग बातचीत करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में। ये कुछ इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का मैप आप सभी लोग देखिएगा। ठीक है, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया का मैप आप देख सकते हैं, जिसमें ये वाला जो है नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, ये क्वींसलैंड है। ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है इसका? क्वींसलैंड, क्वींसलैंड नाम है। इसका नाम है न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स नाम है। और ये विक्टोरिया, कौन सा? विक्टोरिया। ठीक है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यहाँ पर डार्विन आप देख सकते हैं, मैप में देखिएगा सब मिल जाएगा। क्वींसलैंड की जो राजधानी यहाँ पर मिलेगी आपको मिलेगी ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन देख लीजिएगा। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी। ठीक है,
विक्टोरिया की राजधानी आपको मिलेगी मेलबर्न, और साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड, एडिलेड मिलेगी, और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है पर्थ आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि हम लोग बातचीत करें हॉट सैंडी डेजर्ट के विषय में, तो ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की जब बातचीत करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का लगभग 82% भूभाग, ऑस्ट्रेलिया का 82% भूभाग मरुस्थल से व्याप्त है ना। कितना परसेंट? ऑस्ट्रेलिया का अप्रॉक्स 82% जो क्षेत्र है वो रेतीले मरुस्थल से व्याप्त है। इस कारण ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? तो प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो मरुस्थल हैं देख लीजिए कौन कौन से मरुस्थल हैं। तो ग्रेट सैंडी है, ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी हो गया, ग्रेट विक्टोरिया हो गया, ठीक है। और भी देख लीजिए, सिम्पसन, सिम्पसन हो गया, गिब्सन हो गया, गिब्सन, ठीक है, सिम्पसन और गिब्सन। इसके बाद स्टुअर्ट स्टोनी, स्टुअर्ट स्टोनी, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये सभी ऑस्ट्रेलिया के गर्म रेतीले मरुस्थल हैं। ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट स्टोनी, जिसमें जो ग्रेट सैंडी है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा गर्म रेतीला मरुस्थल, दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा गर्म रेतीला मरुस्थल भी है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप देख लीजिएगा, ये पूरा का पूरा जो आपको एरिया दिख रहा है येलोइश कलर में, इसमें ढेर सारे मरुस्थल का ही विस्तार है। लगभग 82% से ज़्यादा जो भूभाग है वो मरुस्थल से व्याप्त है। इसके बाद आइए हम लोग आगे आते हैं, साउथ अमेरिका चलते हैं। साउथ अमेरिका जब चलेंगे तो साउथ अमेरिका में भी हमें गर्म रेतीला मरुस्थल मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, ये डायग्राम हो गया साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आपको मरुस्थल मिलता है, नाम है आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल नाम है, क्या नाम है? आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये जो मरुस्थल है विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, ड्राइएस्ट डेजर्ट है, ठीक है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, ठीक है। बिल्कुल यही लाइन आपकी एग्जाम में पूछी जाती है कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, तो आटाकामा मरुस्थल है जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के चिली देश में स्थित है, ठीक है। अब इसके बाद आइए हम लोग चलते हैं पश्चिम एशिया। कहाँ चलते हैं? पश्चिम एशिया चलते हैं। पश्चिम एशिया में आपको जो है मरुस्थल मिलेंगे। आइए देखते हैं, वेस्ट एशिया में अगर हम लोग चलें तो सबसे जो महत्वपूर्ण मरुस्थल है, देखिए पहला तो अरब मरुस्थल है। कौन सा? अरब मरुस्थल। अरब मरुस्थल के विषय में अगर हम लोग बातचीत करें तो ध्यान दीजिए, अरब दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय मरुस्थल है। देखिए इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय मरुस्थल है। अगर प्रश्न आ जाए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो सहारा बताना है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय मरुस्थल कौन सा है तो आपको अरब मरुस्थल बताना, ठीक है। इसका जो विस्तार है अगर आप देखें तो कई देशों में है, सऊदी अरब में है, सऊदी अरब में है, ओमान, यमन, यूएई, कतर, इराक, है ना, बहुत से देशों में इसका विस्तार है। इसीलिए आप सोच के बोल सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय मरुस्थल हो सकता है, तो है भी, ठीक है। जो अरब मरुस्थल है अपने विशेष प्रकार के पेड़ पौधे जैसे खजूर आप देखेंगे, खजूर के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। बाकी बड़े स्तर पे ऊंट का भी पालन होता है, भेड़ का भी पालन होता है,
ये चीज़ है, क्योंकि खान पान भी उसी तरह का है, इसलिए आप देखेंगे कुछ इस प्रकार के जानवर भी पाले जाते हैं। ये चीज़ रहा। इसके बाद आप देखेंगे कि जो अरब मरुस्थल है वहाँ क्षेत्रीय नाम है, जैसे रूब अल खाली के नाम सुने होंगे, रूब अल खाली, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह दस्ते कबीर, दस्त ए कबीर, ठीक है ना, दस्ते कबीर हो गया। इसी प्रकार है दस्ते कबीर के बाद दस्त ए लुट, दस्त ए लुट, ये क्षेत्रीय नाम हो गए, ठीक है ना, इनको भी आपको याद रखना है। इसी तरह से उज्बेकिस्तान में आ जाएंगे तो किजिलकुम, क्या है, किजिलकुम और काराकुम, ये दो मरुस्थल आपको मिलेंगे। एक का नाम है किजिलकुम, किजिलकुम, और दूसरा है काराकुम, ठीक है, उज्बेकिस्तान में है। ठीक, तो ये जितने मरुस्थल आप देख रहे हैं ये सभी गर्म मरुस्थल के उदाहरण हैं। हमने आपको बताया, अगर आप चाहें तो इनको सोच भी सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया सहारा हो गया, कालाहारी हो गया, ग्रेट सैंडी हो गया, ग्रेट विक्टोरिया हो गया, गिब्सन हो गया, सिम्पसन हो गया, स्टोनी हो गया, आटाकामा मरुस्थल हो गया, अरब मरुस्थल हो गया, है ना। लगभग 9 मरुस्थल तो हमने आपको बता ही दिए। आइए एक मरुस्थल और हम लोग देखते हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मरुस्थल है उसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, उसका नाम है थार मरुस्थल। कौन सा है, थार मरुस्थल नाम है, थार मरुस्थल, ठीक है। ये जो थार मरुस्थल है इसके विषय में आपको समझना है। थार मरुस्थल एशियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसीलिए इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो ज़्यादातर विस्तार है वो भारत में है, हालांकि पाकिस्तान में भी आप देखेंगे इसका विस्तार सिंध प्रांत में, पंजाब प्रांत में है ना। ये चीज़ है, जैसे आप उत्तर में जाएंगे तो खैबर पख्तून वाला क्षेत्र आ जाता है, और बलूची वाला जो बलूचिस्तान जो आता है उसमें तो नहीं है, लेकिन आप पंजाब सिंध वाले प्रांत में आप देख सकते हैं थार मरुस्थल। थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ध्यान दीजिएगा, साउथ एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये चीज आपको याद रखना है। और विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी मरुस्थल है। आप सोचिए जरा, प्रश्न आ जाए कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला या विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, तो आप बताएंगे कि वह है थार मरुस्थल। तो इस प्रकार से गर्म मरुस्थल की बातचीत हो गई। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आ जाए विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल तो सहारा, दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल तो ग्रेट सैंडी, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय मरुस्थल तो अरब मरुस्थल, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल तो आपको बताना है थार मरुस्थल, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है तो आपको बताना है आटाकामा मरुस्थल, है ना। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें सोनोरन मरुस्थल है, मोजाबे मरुस्थल, ये आपको अमेरिका और मैक्सिको के बीच में मिल जाएंगे। हालांकि एग्जाम में नहीं ज़्यादा पूछे जाते, लेकिन नाम है सोनोरन और मोजाबे मरुस्थल। नामी मरुस्थल है नामीबिया में, ठीक है, इसे स्केलेटन डेजर्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, कंकाल मरुस्थल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब आइए ठंडा मरुस्थल की जब बात करते हैं, कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। देखिए, जब हमने गर्म मरुस्थल की बातचीत की तो उसमें आपको बताया कि वहाँ का जो वेजिटेशन है वो कैसा है। तो आपने देखा थार्निबसिस प्लांट्स हैं, अर्थात कटीले झाड़ीनुमा पेड़ पौधे हैं जो बहुत ही ज़्यादा छोटे आकार के होते हैं। लेकिन ठंडे मरुस्थल के अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो यहाँ के जो मरुस्थल में पेड़ पौधे या वेजिटेशन होता है वो स्किड होते हैं। याद करें कैसे स्किड होते हैं। स्किड क्या होता है, यानी स्लिप करते हैं, है ना। स्लिप क्या होता है, फिसलन भरे होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं शैवाल, क्या हो गए, शैवाल हो गए, लाइकेन, मॉसेस, ये सब क्या हैं, ये सब कोल्ड डेजर्ट में पाए जाने वाले वेजिटेशन हैं। इसमें बहुत, इनका आकार बहुत ज़्यादा नहीं होता, काई के समान होता है, जैसे काई होती है उसकी तरह होता है। इसलिए यहाँ के जीवधारियों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता है, चूँकि भाई क्या खाएंगे, इसमें काम तो चल नहीं पाएगा। वहाँ पोलर बियर भी है, वहाँ रेंडियर भी है, तमाम तरह के जीव जंतु है, तो इनसे जो है इनका भोजन तो मिल नहीं पाएगा। इसलिए
पोलर वियर जो होते हैं या ध्रुवीय जो जीव जंतु होते हैं वो ज़्यादातर मांसाहार पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह का रात भी होता है, ऐसा आपने सुना होगा, तो बिल्कुल बात सही है। क्योंकि जब हमारा सूर्य जो होता है हमारी पृथ्वी के मकर रेखा पर होता है तो 6 महीने का जो दिन का समय होगा वो 6 महीने का जो दिन का समय होगा वो दक्षिण ध्रुव में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब दक्षिण ध्रुव में 6 महीने का दिन रहेगा और 6 महीने की रात कहाँ पर हो जाएगी, नॉर्थ पोल में हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जीवधारी शीत निद्रा में चले जाते हैं, है ना, शीत निद्रा में चले जाएंगे। यही सूर्य जो है जब मकर रेखा के ऊपर का सूर्य का प्रकाश तेज करता है तो नॉर्थ पोल में जीवधारी जो है जगेंगे, उठेंगे और इसके बाद जो है ढेर सारा भोजन खा करके अपने आप को थोड़ा फैटी बना लेंगे। थोड़ा सा ये हो जाएगा कि ढेर सारे एनर्जी और फैट को इकट्ठा कर लेंगे। तो जब हाइबरनेट होते हैं या फिर शीत निद्रा में चले जाते हैं तो उन्हीं के शरीर में स्थित जो फैट होता है उसी को जो है वो बायोडिग्रेड वो करने लगते हैं, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इसी को हम डाइटिंग भी कहते हैं, है ना। तो कुल मिला के ऐसी चीज़ों को भी आप जान सकते हैं, ठीक। यहाँ पर जो जीव जंतु होता है उसमें खास तौर पे 2 कुबड़ वाला ऊँट बहुत फेमस है। हालांकि ध्रुवीय क्षेत्र में ऊँट नहीं पाए जाते हैं, ये चीज़ को आपको याद रखना है। लेकिन जैसे गोबी मरुस्थल में आप जाएंगे तो 2 कुबड़ वाला ऊँट पाया जाता है, जिसे बैक्टीरियन कैमल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जो 1 कुबड़ वाला ऊँट होता है वो रेगिस्तान का जहाज होता है, जिसमें आप देखें हमारी फौज भी उसका उपयोग करती है। बाकी जो सामान्य आदमी वो भी आवागमन के लिए यूज़ करता है। लेकिन जो 2 कुबड़ वाला ऊँट है उसको भी हमारी फौज ही जो है बर्फीले क्षेत्रों में, जैसे सियाचिन है, कारगिल है, बटालिक है, ऐसे क्षेत्रों में कहीं ना कहीं इनको डिप्लॉय किया गया है और उसके माध्यम से पेट्रोलिंग करती है। तो कोल्ड डेजर्ट के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं आप देख लीजिए। अगर प्रश्न आ जाए विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो आर्कटिक महासागर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो आर्कटिक महासागर है, ये चीज हो गया। दूसरा सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो आपको बताना अंटार्कटिका है, ठीक। फिर इसके बाद आप देखेंगे गोबी मरुस्थल की अगर बात करें तो गोबी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक। एशिया का जो मंगोलिया प्लस चीन, इन देशों में ये स्थित है, मंगोलिया और चीन देशों में स्थित है। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और इसी मरुस्थल में ही जो 2 कुबड़ वाला ऊँट पाया जाता है, 2 कुबड़ वाला ऊँट पाया जाता है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि 1 ही कुबड़ होता है, ये 2 कुबड़ वाला कैसे बता रहे हो। यस, होता है, जिसे बैक्टीरियन कैमल कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरियन कैमल के नाम से जानते हैं, ये चीज़ हो गया, ठीक है। और भी देखिए टकला मकान जो मरुस्थल है ये चाइना में है, चीन में है, याद रखिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। साइबेरियन मरुस्थल की बात करें, तो साइबेरियन रूस में स्थित है, ठीक है। और एक है लारेंसियन मरुस्थल, तो लारेंसियन जो मरुस्थल है ये आपका कहाँ है, कनाडा में है। और पैटागोनिया जो मरुस्थल है ये आपका अर्जेंटीना में है। कहाँ पर, अर्जेंटीना में। तो ये जो आपके मरुस्थल लिखे हुए हैं ये सभी ठंडे मरुस्थल के एग्जाम्पल हैं। अब आइए इसमें हम जो है आपको कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं। जैसे आप बात करते हैं अंटार्कटिका की, ठीक है, अंटार्कटिका लिखा जाता है, पढ़ा जाता है अंटार्कटिका। इस मरुस्थल की अगर हम बातचीत करें तो देखिए इसी मरुस्थल में ही साउथ पोल है। क्या है, साउथ पोल की लोकेशन कहाँ पर है, तो अंटार्कटिका में है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अंटार्कटिका एक महाद्वीप भी है जिसे पूरी तरह से विज्ञान के लिए समर्पित किया गया है ना। इसलिए जो है ये ह्यूमन लेस कैसा कॉन्टिनेंट है, ह्यूमन लेस कॉन्टिनेंट है, ठीक। क्यों ह्यूमन लेस है, क्योंकि इसको विज्ञान के लिए समर्पित किया गया है, विज्ञान के लिए समर्पित किया गया है।
ठीक, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगला इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत सरकार, ध्यान दीजिए, भारत सरकार अपनी यहाँ प्रयोगशालाएं स्थापित किया है जो जलवायु के विषय में अध्ययन करता। प्रयोगशालाएं हैं, इनको याद रखना है। प्रयोगशाला में जैसे दक्षिण गंगोत्री है, दक्षिण गंगोत्री, भारती है और मैत्री है। ठीक है, इसी प्रकार हर देश अपना अपना प्रयोगशालाएं स्थापित किया है, जैसे रूस है, अमेरिका है, इसी प्रकार से जर्मनी है, इंग्लैंड है, बहुत से देशों ने अपनी स्थापित किया है। लेकिन यहाँ पर भारत की बात करें तो इंडिया की जो प्रयोगशालाएं हैं आपके सामने हमने लिख दिया। ठीक, तीसरा इसमें जो फैक्ट है, यहाँ पर एक जगह है बोस्टाक, ध्यान दीजिएगा, बोस्टाक ये पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थल है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थल है। हमारे पृथ्वी में ये सबसे ठंडी जगह है बोस्टाक, ध्यान रखिएगा, है ना। इसका टेम्परेचर -89 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है ना, -89 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब इसके बाद अगर हम बातचीत करें साइबेरिया की, साइबेरिया की अगर बात करें तो साइबेरिया कहाँ का मरुस्थल है? साइबेरिया रूस का मरुस्थल है, ध्यान दीजिएगा, वो एशिया वाले पार्ट में आता है। कहाँ पर? एशिया वाले पार्ट में आता है, ठीक है, ये चीज़ को आपको समझना है। यहाँ पर एक जगह है, इसका नाम है बरखोयांस्क। क्या नाम है? बरखोयांस्क एक जगह का नाम है जो रूस में ही है। ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है, कोल्डेस्ट प्लेस है। यहाँ का टेम्परेचर -79 डिग्री तक दर्ज किया गया। लेकिन यहाँ पे लोग भी रहते हैं, सोचिए यहाँ पर लोग भी रहते हैं, इसका मतलब जो भी वो कंज्यूम करते होंगे, चाहे लिक्विड वाली चीज़ें हों चाहे सॉलिड वेस्ट हों, जो भी चीज़ें हों, तो इतना ज़्यादा कहते हैं ठंड रहती है कि जो मिल्क होता है बिल्कुल स्टोन की तरह हो जाता है ना। मीट वगैरह भी रहता है तो काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व रखते हैं, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, जैसे आप चाहें, क्योंकि वो सड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको जो है -79 डिग्री टेम्परेचर है। तो उस टेम्परेचर में आप देखेंगे कि जितनी भी बैक्टीरियल चीज़ें होती हैं वो आइसोलेट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पर चीज़ें सड़ती नहीं हैं, ठीक है। तो बड़े लंबे समय तक जो है उनको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। तो ये टॉपिक रहा आपका मरुस्थल। उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से टॉपिक से अगर आपको प्रश्न आएंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इनको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आज यहीं तक, नए टॉपिक के साथ हम फिर से आपसे मिलेंगे। जय हिंद।